हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग प्राचीन भारत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 30 एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसमें आपको स्वयं से हल करना है। हल करने के पश्चात आप अपने स्कोर कार्ड को मिला सकते हैं और आप अपने आप को पा सकते हैं कि आप कहां पर हैं। अगर आपने 0 से 10 के बीच अगर आपने क्वेश्चन को अगर हल किया है तो आप पुअर कैटेगरी में हैं, तैयारी अच्छी नहीं है और आगे कुछ करने की आवश्यकता है। अगर आपका स्कोर अगर 11 से और 15 के बीच आता है तो आप औसतन छात्र हैं, आप एवरेज हैं। अगर आप 16 से 20 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो आप एवब एवरेज है, अच्छे ग्रेड में है। कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएंगे, कुछ प्रयास करने की जरूरत है अच्छा, बहुत अच्छा होने के लिए। अगर आप 21 से 25 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में है, बहुत अच्छे कैटेगरी में है और आप एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में है। और अगर आप 26 से लेकर 30 तक के बीच में है तो आप सुपीरियर हैं, आप बेस्ट में भी बेस्ट है। तो चलिए आप इस 30 एमसीक्यू को पहले हल कीजिए। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप बनाइए, यहां पर वीडियो तेजी से चलेगा। आप 1 से लेकर के 30 तक अटेम्प्ट लीजिए, आपके लिए काफी मेहनत से ये वीडियो को बनाया गया है। अतः आप टोटल क्वेश्चन को बनाइए, आपने थोड़ा समझ का इस्तेमाल करके बनाइए, थोड़ा रुक कर बनाइए। आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपकी जो भी कैटेगरी है, आप पुअर है, एक्सीलेंट है, एवब एवरेज है, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें ताकि आपके भांति आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, वो भी आपकी तरफ फायदा उठा सके। चलिए हम लोग अपने इस एमसीक्यू के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट सवाल कह रहे क्या कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? युग के बारे में पूछा गया है। प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। सवाल एक बार फिर से समझा जाए। पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, मतलब इसका संबंध किस युग से है? प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से। इसको आदि का मतलब प्रोटो, अगर आप थोड़ा सा हिंदी में अगर फंस रहे तो इसको आप समझिए प्रोटो हिस्टोरिकल, है ना। इसको कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल फिग, है ना, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, ठीक है ना। चलिए यह पीरियड हम कहेंगे। चलिए, ऐतिहासिक का मतलब हिस्टोरिकल से है और उत्तर ऐतिहासिक का मतलब पोस्ट हिस्टोरिकल से है। चलिए, तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, बी होना चाहिए। सिंधु जो सभ्यता थी, ये समझिए कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी और ये प्रोटो हिस्टोरिकल था। यहीं से मतलब प्रोटो का मतलब फर्स्ट, प्रोटो का मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट। आप ऐसे समझिए, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। तो हिस्टोरिकल पीरियड यहीं से एक्चुअल हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर 1 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहे कि त्रय नाम है, त्रय किसको कहा गया है? चलिए, 3 वेदों को त्रय कहा गया है। चलिए, ऑप्शन बी में है धम्म, संघ एवं बुद्ध को त्रय कहा गया है। सी ऑप्शन में है हिंदू धर्म के 3 देवताओं को त्रय कहा गया है और 3 मौसमों को त्रय कहा गया है। त्रय नाम किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। 3 वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रय कहा गया है, ठीक है ना। इसमें अर्थववेद शामिल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्थववेद को वेद की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। कह रहे कि अध्यात्म के ज्ञान के विषय में, फिर से एक बार सुना जाए, अध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम मतलब यमराज का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसको संक्षेप में अगर कहें तो यम और नचिकेता के बीच का बात या संवाद किस उपनिषद में ये बात का वर्णन है, मतलब किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच के बातचीत को दिखाया गया है। चलिए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार पूछा गया है कि किस पुस्तक में, किस धार्मिक ग्रंथ में यम और नचिकेता के बीच का संवाद है। इसमें
नचिकेता एक बालक है जो कि यम से मृत्यु के रहस्य संबंधी वो प्रश्न करता है और यम उसका जवाब देते हैं। यानी कि मृत्यु से संबंधित जो बातें हैं वो आपको मिलेंगे कठोपनिषद में, वो मिलेंगे कठोपनिषद में, जिसमें यम और नचिकेता के बीच के बात का वर्णन है। यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, अग्नि वेदिका का प्रमाण निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? अग्नि वेदिका का मतलब आप समझिए कि अग्निकुंड, इसको सरल भाषा में आप अग्निकुंड समझिए। अग्निकुंड का प्रमाण निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? चलिए, हुआ है कालीबंगा से, लोथल से और बनावली से। अब इसमें से हमको राइट ऑप्शन चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 1, 2 और 3। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है ना। जो अग्निवेदिका का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से भी मिलता है, लोथल से भी मिलता है और बनावली से भी मिलता है। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आइए नंबर 5 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। करेंगे पहिए का आविष्कार कब हुआ? किस युग में पहिए का आविष्कार हुआ? किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लौह काल में? बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए नवपाषाण काल में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए नवपाषाण काल में। ये जो सवाल है छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। हमारा राइट आंसर 5 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए नंबर 6 में आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? ठीक है ना। चलिए, यानी कि 3 रचना महाकवि कालिदास की है, एक रचना उनकी नहीं है। आपको वो रचना को देखना है कि कौन सी रचना का संबंध कालिदास से नहीं है। मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और नाट्य शास्त्र। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र जो रचना है ये भरत मुनि का है ना। ये ऋषि भरत का है, भरत मुनि कहिए या ऋषि भरत कहिए, ठीक है ना। और भारतीय मतलब सही समझिए कि क्लासिकल जो म्यूजिक है ये उसका ये प्रथम बुक है नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। तो नाट्य शास्त्र का संबंध भरत मुनि से है, जबकि मेघदूत, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीय है ना का संबंध जो है ना वो कालिदास है। ये 3 किताब का संबंध, ये 3 फेमस किताब है कालिदास के, इनका संबंध कालिदास से है, ठीक है। जबकि नाट्य शास्त्र का संबंध भरत मुनि से है। तो हमारा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 6 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन सा गुप्त सम्राट था? या वो कौन सा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्राट था जिसने की सबसे प्रथम बार हुनों को पराजित किया था? हुन जो थे ये एक समझिए कि एक बहुत बर्बर जाति के थे, ठीक है ना। बर्बर जाति के इन्वेडर थे और इनको पराजित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? चलिए, ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में स्कंदगुप्त और डी में है रामगुप्त। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वाज द फर्स्ट इंडियन हु हैड डिफीटेड हुनास, है ना। ये स्कंदगुप्त प्रथम भारतीय था जिन्होंने हुन को पराजित किया था, ठीक है ना। तो 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नंबर आते हैं नंबर 8 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? चलिए, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय समझिए कि वर्ल्ड नोन विश्वविद्यालय, ठीक है ना, वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटी है और ये जो स्थापना का कार्य किया गया था कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। यानी कि 8 का आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। चलिए नंबर आते हैं नंबर 9 में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित आपको खोजना है। चलिए, एक तरफ है पुस्तक का नाम और एक तरफ है लेखक, आप ऐसे समझिए। चलिए, मुद्रा राक्षस, वराह मिहिर दिया गया है, देवी चंद्रगुप्तम कालिदास, मृच्छकटिकम सुद्रक और नीतिसार सिद्धिसेन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, जो सही आपको युग्म चुनना है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मृच्छकटिकम जो किताब है ये सुद्रक का लिखा हुआ है, ठीक है। मुद्रा राक्षस वराह मिहिर का नहीं है, ये विशाख दत्त का है। ये जो किताब है ना ये बहुत फेमस किताब है और ये विशाख दत्त का है। चलिए पहले आप ऐसे समझिए। जो देवी चंद्रगुप्तम भी है ये भी विशाख दत्त का ही है और जो नीति शास्त्र है ना ये सिद्धिसेन का नहीं है, ये कमंदक का है। ये जो किताब है ना ये फेमस किताब है वो कमंदक का है।
तो मृच्छकटिकम के जो राइटर है वो शूद्रक है, जबकि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के जो राइटर हैं वो है विशाखदत्त हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 9 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सवाल क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई दे रहा होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था मतलब कि लर्निंग सेंटर नहीं था। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। प्राचीन भारत में ये इनमें से कौन सा एक सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं था, अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, ठीक है, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था, ठीक है। यानी कि हमारा 10 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। आइए नंबर 11 में करें। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आज जो देवनागरी लिपि है तो इसका प्राचीनतम रूप कौन सा है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत और पाली। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है ना, और उसी का जो आज का जो रूप है वो देवनागरी लिपि के रूप में हम उसको जानते हैं। यानी कि 11 का राइट आंसर बी होगा। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके बनाएं, खुद से बनाएं, और आप अपने आंसर को वीडियो में जो आंसर बताया जा रहा है आप उसे मैच कर लें। यदि कोई तरह का अगर आपको संदेह हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर डालें। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। भीमबेटका कह रहे कि भीमबेटका एक प्रसिद्ध जगह है एमपी में, किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए। किस लिए ये भीमबेटका फेमस है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए गुफाओं के शैलचित्र के लिए। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हुए हैं, ठीक है ना, केव पेंटिंग्स आप इसको कहिए। केव पेंटिंग्स आपको यहां मिलेंगे। भारत का जो सबसे पुराना जो पेंटिंग्स ये वाला ये जगह है, मतलब अगर कहा जाए कि भारत का प्राचीनतम पेंटिंग कहां हुआ है तो वो भीमबेटका में हुआ है। यानी कि हमारा 12 का राइट आंसर ए होगा। खनिज और बौद्ध प्रतिमाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? हालांकि हम जैसे कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म से अलग धर्म था, जैन धर्म भी ब्राह्मण धर्म से अलग धर्म था। ब्राह्मण धर्म मीन्स हिंदू धर्म, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि कौन सी ऐसी धारणा है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में एक समान है? चलिए, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास और कठोर तप या वैराग्य। देखिए बाकी में तो जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग थॉट रखते हैं, लेकिन कर्मवाद का सिद्धांत तीनों का एक ही है। तीनों कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। ब्राह्मण धर्म में भी है ना, जो वैदिक धर्म है या जिसको हिंदू धर्म आप कहते हैं, वो भी कर्मवाद पर विश्वास करता है ना, वो भाग्यवादी नहीं है, वो कर्म को ही प्रधानता देता है। और यही बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कर्म को प्रधान कहा गया है। इसका मतलब कि कर्मवाद के सिद्धांत में तीनों का थॉट एक ही है, तीनों धर्मों का थॉट एक ही है। यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है ना। अगर आप वैदिक अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अवेस्ता के बहुत सारे जो देवी देवता हैं उसका चर्चा ऋग्वेद में है, या हम यूं कह सकते हैं कि ऋग्वेद के देवी देवता की समानता अवेस्ता से है। सामाजिक संरचना में भी दोनों किताबों में काफी समानता दिखाया गया। पूछ रहा है क्या कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऋग्वेद का संबंध तो भारत से है, ये तो स्पष्ट है। तो अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ईरान से, ठीक है ना। ईरान, देखिए जो आर्य जो थे है ना, ये जब पश्चिम एशिया से चले तो एक शाखा इनका ईरान गया, ठीक है ना, और एक शाखा इनका आ गया भारत में आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जो आर्यन थे इनका एक ब्रांच चला गया ईरान में और एक ब्रांच चलाया भारत में। तो इनकी जो मतलब जो विधि विधान था, पूजा पाठ का जो सामाजिक संरचना था, ये दोनों देशों की किताबों में कॉमन पाया गया है। अब भारत का जो किताब है वो ऋग्वेद है, ठीक है ना, मतलब मोटा मोटी भाषा में समझे। ईरान में पारसी धर्म था, आज पारसी धर्म को खदेड़ दिया गया, पारसी को वहां से निकाल दिया गया, आज वो एक मुस्लिम देश बन चुका है। लेकिन पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है ना वो जंद अवेस्ता है ना, जिसको अवेस्ता आप कहते हैं, ठीक है ना। इनका जो धार्मिक किताब है, पारसियों का जो धार्मिक किताब है वो कौन सा किताब है? वो अवेस्ता है। तो अवेस्ता में और ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें ना कॉमन है, जैसे कि
पारसी धर्म में ना अग्नि का पूजा होता है, तो सनातन धर्म में भी ऋग्वेद में भी ना अग्नि को प्रमुख देवता माना गया है, और जो सनातन धर्म मानने वाले हैं वो अग्नि को देव के रूप में पूजते हैं। यही बात अवेस्ता में भी बताया गया है, पारसी भी है ना अग्नि को देव के रूप में पूजते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अवेस्ता जो किताब है इसका संबंध ईरान से है, यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, बी होने वाला है। आइए नंबर आते 15 में। करेक्ट, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब क्या, वध योग्य नहीं, जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यानी कि ऋग्वेद में जो अघन्य जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए और पुरोहित के लिए। किसको वध करने योग्य नहीं माना गया है? बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, है ना, गाय होना चाहिए। ऋग्वेद में वैदिक काल में गाय को मतलब सबसे बड़ा धन समझा जाता था, और इसको चूंकि गाय दूध देती थी, गाय की उपयोगिता थी, इसलिए गाय को क्या कहा गया है, गाय को अघन्य कहा गया है, मतलब कि आप इसका वध नहीं कर सकते या नहीं किया जाना चाहिए। तो 15 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। करे क्या, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो थे वो सबसे प्रमुख देवता थे, ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र थे वो सबसे प्रमुख देवता थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि जैसे आप उत्तर वैदिक काल में जाते हैं ना तो देवताओं की स्थिति में बदलाव होता है। ऋग्वैदिक जो देवता है, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, अब ये उत्तर वैदिक काल में आकर के महत्वहीन हो जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता अपना स्थान बनाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें ब्रह्मा सर्वोच्च स्थान रखते हैं, और ब्रह्मा को ही कहा गया है प्रजापति, ब्रह्मा को ही कहा गया है प्रजापति। दूसरा स्थान जो है वो विष्णु का है, तीसरा स्थान शिव या रुद्र का है, और इंद्र इस युग में आकर के, उत्तर वैदिक काल में आकर के, है ना, ये महत्वहीन हो गए हैं। उत्तर वैदिक काल में ये, ठीक है ना, महत्वहीन हो गए हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा राइट आंसर ए होना चाहिए। 16 का राइट आंसर ए होना चाहिए। प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया है, ठीक है ना, प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया है। चलिए, तो हमारा 16 का राइट आंसर ए होगा। आइएगा 17 में। करे क्या, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है ना? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, ठीक है ना। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध जो है ना ये उत्तर वैदिक काल से है। इस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। तो अभी तो हम लोग फटाफट थोड़ा आंसर को करने जा रहे हैं। तो 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 18 में। कह रहा है क्या, अस्तोमा सदगमय, है ना, कहां से लिया गया है? ये बहुत ही फेमस लाइन है, आप बहुत बार इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऋग्वेद से। ये जो वाक्य है ना ये ऋग्वेद से लिया गया है ना। चलिए, तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सदगमय, ठीक है ना। चलिए, ये लिया गया ऋग्वेद से लिया गया है। 18 का राइट आंसर ए होगा। चलिए, नंबर आइएगा नंबर 19 में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किस किताब को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो संगीत का शुरू होता है सामवेद से। सामवेद गायक शैली में है, पहले आप ऐसा समझिए, ये गायक शैली में है, पद में है, गद्य में नहीं है, पद में है और गायक शैली में है। यहीं से, है ना, सारे गामा पधनी, है ना, इत्यादि का जन्म हुआ है, इसी बुक से जन्म हुआ है। यानी कि जो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो आपका सामवेद है, ठीक है ना। 19 का आंसर जो होगा वो बी होगा। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूं, है ना। वेदों में भी उन्होंने अपने आप को सामवेद के रूप में कहा है। तो सामवेद का ये महत्व है ना, कि उन्होंने भी, भगवान कृष्ण ने भी सामवेद को सर्वोच्च महत्व दिया है। चलिए, नंबर 19 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 20 में। आइएगा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, चलिए, कदम ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने और चेर ने। ये वंशज है ना, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चेर वंश, कदम वंश। पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर, है ना। कैलाशनाथ मंदिर एक कांची में भी है, एक कांची में भी है, लेकिन यहाँ एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर पूछा गया है। और इसका जो निर्माण करवाने का काम किया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजा
कृष्ण प्रथम ने। चलिए, इनको बनवाने का काम किया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 21, क्या कह रहा है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता, है ना। किस राजवंश ने, है ना, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? पांड, चालुक्य, चोल और राष्ट्रकूट। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए चोल। चोल जो था वो साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सर्वाधिक वो शक्तिशाली, वो मतलब आप ऐसे समझिए कि वो राजवंश था, और इसमें बड़े बड़े राजा हुए। इनका नौबल, इनका नौसेना बहुत ही तगड़ा था, और चोलों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता था। तो चलिए, नंबर हमारा 21 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए नंबर 22 में आते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां मिलता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कह रहे क्या कि सती प्रथा जो था, है ना, मतलब पति के साथ यदि किसी व्यक्ति का अगर देहांत हो जाता था तो उसका पत्नी, उस व्यक्ति का पत्नी भी उसके साथ जल जाती थी, है ना, तो उसको सती कहा जाता था। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां मिलता है? भीतरगांव लेख से, विल्सन स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से और भीतरी स्तंभ लेख से। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए एरन अभिलेख से। इसका राइट आंसर होना चाहिए एरन अभिलेख से। हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं 23 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। कह रहे क्या इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यह सवाल छोटे रूप में ऐसे भी आता है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। सवाल छोटे रूप में ऐसे भी आता है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चलिए, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, अशोक को, समुद्रगुप्त को। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के विजय अभियान बहुत ही लंबे थे, ठीक है ना, और इसी विजय अभियान से प्रभावित होकर के विसेंट स्मिथ, इनका पूरा नाम है विसेंट स्मिथ ने, है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 24 में। करके भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको माना गया है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल और गुप्त काल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है ना। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल माना गया है, यानी कि 24 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल कर क्या कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, है ना। कवि मतलब कविराज कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। एक बार फिर से ऑप्शन को देखा जाए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर बच्चों होना चाहिए समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इनको बीना बजाते हुए देखा गया है सिक्का पर, है ना। सिक्का जो गुप्तकालीन जो सिक्के जो मिले हैं उसमें देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है ना वो बीना बजा रहा है सरस्वती मुद्रा में, है ना। तो वो जो चीज है ना वो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इनको कविराज का भी उपाधि दिया गया है, यानी कि हमारा 25 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 26 में। करें सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किसका एक शासन था? यानी कि जब सिकंदर जब भारत पर अटैक किया था तो उत्तर भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था? चलिए, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश और कण्व वंश। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए नंदवंश। नंदवंश का घनानंद इस समय के राजा थे, और उनकी विशाल सेना देख करके सिकंदर को पीछे हटना पड़ा था, है ना। घनानंद की विशाल सेना को देख करके, है ना, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मगध पर आक्रमण कर सके, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। 26 का राइट आंसर ये होगा। आइए 27 में। किसे एशिया का रोशनी, है ना, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है ना। किसको एशिया का रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, माओ त्से तुंग को, गौतम बुद्ध को और अशोक को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द लाइट ऑफ एशिया का जो उपाधि दिया गया है वो गौतम बुद्ध को दिया गया है, ठीक है ना। इनको एशिया का प्रकाश कहा गया है। हालांकि ये सारे जितने भी ये चारों जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में महान और महान थे, लेकिन ये जो लाइट ऑफ एशिया का जो उपाधि दिया गया है वो महात्मा बुद्ध को दिया गया है। हमारा 27 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए 28 में करें क्या सर्वप्रथम शून्यवाद,
या इसको आप ऐसे भी समझिए, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है क्या है? ये सभी बौद्ध दार्शनिक है, लेकिन शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए, असंग ने, वसुबंधु ने, नागार्जुन ने और डिंडनाग ने। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। नागार्जुन ने है ना शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। 28 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा 29 में, प्राचीन भारत में निष्क, निष्क इसको आप निष्क पढ़े, ठीक है ना, ये निष्क है। चलिए, से जाने जाते थे। निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण के सिक्के, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के, है ना। ये मौर्य काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? निष्क, है ना। सोने के सिक्के को मौर्य काल में कहा जाता था निष्क। चलिए, तो 29 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा, नंबर आते हैं 30 में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में किसी एक जगह विद्रोहियों ने, मतलब वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, वहां के शासक ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोहियों को कुचलने के लिए, है ना, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा। बच्चों, आपका क्या स्कोरिंग है? आपने क्या स्कोर प्राप्त किया है? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप पुअर हैं, एक्सीलेंट, इंफीरियर है, इससे भी आप प्रभावित ना हो अपना तैयारी को। अगर आप पुअर भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए। आप एवरेज, फिर उसके बाद एबव एवरेज, एक्सीलेंट और सुपीरियर आप हो जाइएगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।